ये कहानी है मोहिनी की, जो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। मेरी दीदी है वो, मेरे छोटे चाचा जी की बेटी। स्नातक करने के बाद बीएड की पहली साल थी। दादाजी ने लड़का देखना शुरू कर दिया था। बड़े चाचा जी और पापा जी दिल्ली लड़का देखने गए थे, तो वहाँ उन्हें एक रिश्ता अच्छा लगा तो बात की गई। उन्हें मोहिनी दीदी की शिक्षा के बारे में बताया। उन्होंने बोला, हमें लड़की की लंबाई अच्छी चाहिए, अगर लंबाई अच्छी होगी तो रिश्ता हो जाएगा। पापा जी ने उनकी तसल्ली के लिए बताया, हमारी मोहिनी की लंबाई 5 फीट 5 इंच है। तो उन्हें तसल्ली हो गई कि लंबाई तो ठीक है। बाकी तसल्ली के लिए पापा जी ने दीदी का फोटो उन लोगों के हाथ में थमा दिया। देख लीजिए, फिर आगे की बात कीजिए। उन्हें फोटो पसंद था तो लड़की दिखाने की इच्छा जाहिर की। तब चाचा जी पापा जी ने बोला कि आप अपने घर सलाह मशवरा करके हमें बता दीजिएगा कि शादी किस तरह की चाहिए और कैसे कैसे करनी है वगैरह। जब आपस में बात कर लेंगे और दोनों पक्षों का सामंजस्य बैठेगा तो लड़की देख लीजिएगा। लड़के का नाम था शोभित। 12th तक पढ़ाई करने के बाद अमेरिकन बैंक में कस्टमर केयर पर जॉब कर रहा था। शोभित के घर में एक बहन जो बीए कर रही थी और उनके मम्मी पापा, कुल मिलाकर 4 लोग थे। उनके पापा जी का नाम संजीव शर्मा, बहन का नाम तारा। पापा जी चाचा जी बात करने के बाद जब वापस आ गए थे, आकर सारी बात दादाजी को बताई। दादाजी भी सहमत थे। इंतजार था तो बस उनके एक कॉल का। बात कर ही रहे थे कि उधर से कॉल आ गया। ताऊ जी ने बात की। उन्होंने बोला कि लड़की की लंबाई अच्छी है और शिक्षा भी, तो आप लड़की दिखा दीजिएगा। ताऊ जी, पर आपने शादी के बारे में तो अभी तक बताया ही नहीं कि कैसे क्या करना है। संजीव जी, कोई बात नहीं, आप जैसे शादी करोगे हमें पसंद होगी, बस एक शर्त है, आपको शादी के लिए दिल्ली आना होगा। ताऊ जी, पर ऐसे कैसे हमारी व्यवस्था बनेगी, काफी दूर है और हमारे रिश्तेदार भी बहुत हैं। तो संजीव जी, कोई नहीं, आप 50 लोग आ जाइएगा, बाकी हम सब अपने हिसाब से देख लेंगे। ताऊ जी, हमारे घर में ही 25 मेंबर हैं, तो बाकी घर परिवार के लोग और कम से कम मोहिनी के मामा जी और मौसी जी की फैमिली, इनमें से तो कोई किसी को छोड़ ही नहीं सकते ना। ज्यादा विनती करने पर 100 लोग ले जाना तय हुआ। फिर लेन देन तय करने के लिए दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी सब एवं बिचौलिया ताऊ जी दिल्ली पहुंच गए। पूरी शादी 15 लाख में तय हुई और हमारे 100 लोगों के खाने के लिए 3 लाख रुपए अलग से तय हुए। पूरी शादी तय कर दी गई और आगे की प्रक्रिया शुरू। संजीव जी, शोभित, तारा एवं शोभित की मम्मी चारों दीदी को देखने आए। खूब खातिरदारी की गई। दीदी उनको पसंद आ गई तो 2 साड़ी, 1 गोल्ड की चैन, रिंग देकर वो लोग विदा हो लिए। 16 अप्रैल 2019 की शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां होने लगी। एक बस बुक कर ली और थोड़े बहुत कार्ड बांट दिए, क्योंकि ज्यादा लोग तो ले जाने नहीं थे, इसलिए जल्दी काम निपट गया। बस लड़कियों की तैयारी में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। घर में 10 लड़कियां थीं, 2 की शादी हो गई थी, 1 की होने वाली थी। बाकी बची 7 लड़कियां, कोई डांस सीखने में लगी थी, कोई किसी और में, और मेरी तो पूछो ही मत। मैं एक टेलर जो ठहरी, किसी का लहंगा सिलना था, किसी का सूट, किसी का प्लाजो, किसी का ब्लाउज, तो बस लगे थे। शादी से 1 महीने पहले शोभित का फोन आया। बोले, दादाजी से बात करनी है। दादाजी से बात कराई। शोभित, दादाजी वो क्या है ना, आप लोग खाने के 3 लाख रुपए दे रहे हो ना, उसका 5 लाख कर दीजिए और अभी के अभी अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिएगा, नहीं तो शादी की डील कैंसिल। दादाजी, बेटा आपको 3 लाख लेने हो या 5 लाख, पर जो भी है सब शादी पर ही दिए जाएंगे। और रही बात डील की, तो ये कोई डील नहीं है, ये 2 परिवारों का मिलन है, जो भगवान की कृपा और संयोग से होता है। बाकी तुम अभी बच्चे हो, संजीव जी से बात कराइएगा। शोभित, देखिए दादाजी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, दो मुझे पैसे अभी के अभी, बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, अभी चाहिए। इतनी बात कर फोन बंद कर दिया। शादी में 1 महीना बाकी था, सबका दिमाग खराब हो गया। शोभित के पापा जी से बात की तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, शोभित कह रहा है उसी तरीके से कर लीजिए। शोभित ने दीदी को फोन करके उन्हें भी लेन देन वाली बातों से परेशान करने लगे। दीदी ने मुझे बोला कि कुछ भी हो, घर में सबको समझा, मुझे नहीं करनी है शादी,
कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, बहुत परेशान करेंगे शादी के बाद मुझे लग रहा है। मैंने घर में सबको समझाया, एक बार के लिए मेरी बात सबने मान भी ली, लेकिन बिचौलिया ताऊ जी ने इधर उधर बात कर करा के बात संभाल ली और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, जैसे हो रहा है होने दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी ना, अब शादी की तैयारियां होने लगी। शादी में कम ही समय रह गया था। ताऊ जी ने भाड़े पर वोल्वो बस कर ली, शॉपिंग भी शुरू हो गई। इस तरह सब खुशी खुशी होने लगा। घर के बड़ों की तो पता नहीं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, पर मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा था। जब भी दीदी को देखती मेरे मन में पता नहीं कितनी दूर दूर के ख्याल आने लगते। लगता था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा दीदी के साथ। मैं दीदी को रोजाना पूछती कि सोबित जी से बात हुई, क्या बोले? दीदी आपको क्या लगता है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा आपके साथ? अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा हो तो मुझे बोल सकती हो आप, मैं कुछ भी करूंगी पर ये शादी नहीं होने दूंगी। पर आप बताओगी ही नहीं तो कैसे दीदी, बताओ ना दीदी, आप कुछ तो बोलो ना। दीदी तू पागल है, फालतू में दिमाग खर्च करती रहती है, कोई काम तो होता नहीं तुझसे, कामचोर कहीं की, दीदी ने हंसते हुए कहा और बोली मैं खुश हूँ, अच्छे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो गई और अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुट गए। अब शादी का वक्त आ गया था, सबके कपड़े तैयार हो गए और 5-6 दिन पहले से ही सबकी पैकिंग शुरू हो गई। भाई दिल्ली जाना था, आखिर राजधानी है हमारे देश की, तो तैयारियां थोड़ी खास थी। लग रहा था कि कुछ छूट न जाए। जल्दी जल्दी में तो लगभग सबकी पैकिंग हो ही गई थी। 14 अप्रैल को दीदी की लगन हो गई। सब थोड़े भावुक होकर रो रहे थे कि अब दीदी पराई हो जाएगी। मैं भी बहुत रोई। अब दीदी का इस घर में एक ही दिन बचा था बस। 15 अप्रैल को हल्दी संगीत हुआ, खूब डांस किया सबने, दीदी ने भी किया। और कुछ खुशी कुछ गम था, तो कुछ नींद भी नहीं आ रही थी। लग रहा था कि कल दीदी को छोड़कर आ जाएंगे, एक नए परिवार के साथ रहना होगा अब दीदी को। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। आवाज लगने लगी, उठो सब जल्दी तैयार हो जाओ, जिसने भी लेट किया उसे यहीं छोड़ जाएंगे। ये आवाज दादाजी की थी। सब जल्दी जल्दी तैयार हो गए। लाइट भी नहीं आई। उस दिन तो कम पानी से ही नहाकर गुजारा कर लिया, क्योंकि सारे रिश्तेदार एक दिन पहले ही आ गए थे, तो सभी ही तैयार हुए थे। 16 अप्रैल सुबह 9 बजे हमारी बस रवाना हुई। सफर भी अच्छा रहा। मोहिनी दीदी, बड़ी दीदी, मम्मी और मैं, हम सब एक ही स्लीपर में बैठकर बातें करते जा रहे थे। 2 घंटे बाद बड़ी दीदी दूसरे स्लीपर में चली गईं। फिर हमने थोड़ी थोड़ी नींद ले ली। शाम 6 बजे बस गंतव्य स्थान पर पहुंच गई थी। हम सब मैरिज होम में प्रवेश कर चुके थे, पर वहां सोबित की फैमिली से कोई भी नहीं था। कोई 2 रिश्तेदार थे। उन्होंने उस मैरिज होम के संचालक को बता दिया कि ये लोग आ गए हैं, इनकी खातिरदारी की जाए, हम लोग समय से ही आएंगे, ये बोलकर चले गए। हम सब ने पहुंचकर खाना खा लिया और सब बैठकर गप्पे लगाने लगे। दादाजी के सभी भाई आए हुए थे जो दूर दूर रहते हैं, तो उनकी अलग बातें चल रही थीं। इस तरह सभी अपने ग्रुप बनाकर बातें करने में व्यस्त थे। दीदी को पार्लर वाली तैयार कर रही थी, तो मैं उनकी हेल्प कर रही थी और अपनी बहनों, मम्मी, चाची, ताई सबको तैयार कर रही थी। 8 बज रहे थे। इतने में सोबित की बहन तारा का आना हुआ। वो दीदी को लहंगा लेकर आई थी। ताऊ जी तारा से बोले, बेटा आप लोग तो 5 बजे आने वाले थे ना, काफी लेट हो गए हैं बेटा, अभी तक कोई आया ही नहीं तुम्हारे घर से। तारा, अच्छे लोग हमेशा लेट ही पहुंचते हैं। ताऊ जी, बेटा इसका मतलब हम बुरे लोग हैं? तारा, हो तो हो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ताऊ जी स्तब्ध रह गए और बोले, भाई हमारे घर का कोई बच्चा इस तरह से बात नहीं करता। पता नहीं तारा शायद किसी बात को लेकर गुस्सा होगी या परेशान होगी। हाँ ऐसा ही होगा, तभी बच्ची ही तो है अभी। इस तरह अपना मन समझा रहे थे। इतने में दीदी भी तैयार हो गई। इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे आसमां से कोई परी उतरी हो। बड़े चाचा जी का बेटा सुमित का प्रवेश। अरे वाह सुमित, ये मोहिनी दीदी है ना या कोई परी? गजब दीदी गजब। आज सब दीदी को देखते ही रह जाएंगे। और दीदी आपकी सासू माँ आदरणीय पूनम जी को तो रोजाना आपकी नजर उतारनी पड़ेगी, नहीं तो हो गया काम। कमरे में सब हंसने लगे। दीदी भी स्माइल किए जा रही थी।
हम सब बहन भाई सेल्फी लेने में मस्त थे। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। बाराती डांस कर रहे थे। शोभित जी घोड़ी पर बैठकर ही डांस कर रहे थे। दरवाजे की सारी रस्में समाप्त हुई। बाराती खाना खाने लगे। हम सब पहुंचे थे तभी खा चुके थे, तो किसी एक आध दो ने ही खाया होगा और आगे की कार्यवाही शुरू की गई। लग्न टीका हुआ, जो भी तय हुआ था, कैश, सामान, चैन, रिंग सब दे चुके थे। खुशी खुशी लग्न टीका हो गया। अब जयमाला का मंच तैयार था। शोभित मंच पर पहुंच गए और सब दीदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम दीदी को लेकर जा रहे थे, पर कैमरे वाला चलने दे तब ना, आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे थे। पर आखिर हम जयमाला के मंच तक पहुंच ही गए। शोभित जी ने दीदी का हाथ थामा और दीदी को मंच पर ले लिया। हम सब भी मंच पर पहुंच गए। मंच पर दो दल बन गए, एक शोभित जी का, एक मोहिनी दीदी का। दीदी ने जैसे ही माला डालने के लिए माला ऊपर की, तब तक शोभित जी की तरफ के लोगों ने उनको ऊपर उठा लिया। अब मैं अपने भाई लोगों के लिए चिल्लाई, जल्दी आओ सब जल्दी, दीदी को और भी ऊंचा उठा दो। इतने में सब भाइयों ने दीदी को शोभित जी से इतना ऊंचा उठा दिया कि दीदी ने आराम से माला डाल दी। सब जयकारे लगाने लगे, बोलो बंसी वाले की जय। अब शोभित जी को माला डालनी थी, पर वो जैसे ही दीदी की तरफ माला करते, दीदी पीछे हो लेती, तो लगभग शोभित जी का माला डालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर हम सबने दीदी से बोला, कोई नहीं दीदी, अब डालने भी दो ना। तब माला का प्रोग्राम संपन्न हुआ। फिर सब आशीर्वाद देने लगे और फोटो होने लगे। सबने फैमिली फोटो खिंचवाए। अब दीदी, शोभित, मैं और बड़ी दीदी, शोभित की बहन तारा और कुछ शोभित की बुआ, मामा जी के बेटे और दोस्त सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। हंसी मजाक के साथ खाना संपन्न हुआ, लेकिन तभी दीदी ने मुझे इशारा करते हुए कुछ दिखाने की कोशिश की। वो ये था कि दीदी की सास का मुंह कुछ फूला हुआ नजर आ रहा था। दीदी ने मुझे बोला कि नीलम, कुछ चक्कर लग रहा है मुझे। सब लोग कानाफूसी कर रहे हैं, उधर लग रहा है कि जरूर कुछ पक रहा है। मैंने दीदी से बोला, यार दीदी कुछ नहीं, बस आप ना पॉजिटिव सोचा करो, फालतू में नेगेटिव ख्याल मत लाया करो मन में। दीदी ठीक है, नहीं ला रही। बस हम वापस कमरे में आ गए। पंडित जी ने बोला कि बच्ची को लाओ फेरों के लिए जल्दी। मैंने दीदी को जल्दी से चुनरी की साड़ी पहनाई और तैयार कर दिया। अब पंडित जी ने बोला, पहले लड़के को बुला दीजिए। पर जब लड़के को बुलाया तो लड़का नहीं आया, क्योंकि वहाँ सच में कुछ पक रहा था। भाई बुलाने गया तो शोभित की मम्मी पूनम जी ने बोल दिया, किसी बड़े को भेज देना, तब जाएगा शोभित फेरों के लिए। तब दादाजी पहुँचे और दादाजी ने जाकर पूछा कि आखिर क्या बात है। तब शोभित ने बोला कि 5 लाख रुपए चाहिए, जब पैसे दोगे तब फेरे पड़ेंगे। अब इतने में सन्नाटा छा गया। दादाजी शोभित के पास से आए तो बहुत परेशान थे। सबने पूछा, क्या हुआ, शोभित आ रहे हैं क्या? दादाजी एकदम से चुप रह गए। तब ताऊ जी ने पूछा, पिताजी क्या हुआ है, कुछ तो बताइए ना, बोलिए ना। तब दादाजी ने बोला, बिचौलिए को बुलाओ। बिचौलिया ताऊ जी आ गए। सब लोग बात करने लगे। चारों ओर सब लोग कानाफूसी करने लगे। दादाजी, ताऊ जी, चाचा जी, पापा जी, बिचौलिया, ताऊ जी सब शोभित की तरफ बात करने जा रहे थे। मैं उनके पीछे ही चल दी। तब शोभित की पूरी फैमिली वहीं अपने ताने बाने बुनने में लगी थी। सबकी प्लानिंग चल रही थी। दादाजी ने शोभित के पापा जी संजीव जी से तसल्ली से बात करनी चाहिए, तो संजीव जी ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि बेटे बेटी और गृह मंत्री ने आवाज को लगभग बंद ही कर दिया था। फिर क्या बोलते बेचारे, तो उन्होंने यही बोला कि जैसे शोभित बोल रहा है, देख लीजिए आप, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इतने में शोभित बोला, पापा अगर आप बोलते तो शायद हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब प्लीज आप चुप ही रहे तो अच्छा है। शोभित ने सबके सामने बोल दिया कि हमें 5 लाख रुपए कैश चाहिए अभी के अभी, वरना फेरे नहीं पड़ेंगे। इतना सुनते ही मैं जल्दी से गई और चिल्लाकर आई, सब जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। सब काम खराब हो गया। अपने छोटे भाई को बोला, तू वीडियो बनाना। मैं जल्दी आकर सामने ही खड़ी हो गई। फिर दादाजी ने बोला कि बेटा हम पैसे तो दे देंगे, 5 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन बेटा जब कोई अपनी बेटी किसी को देता है ना, तो सबसे बड़ी चीज होती है व्यवहार, जुबान और संस्कार, जिनमें से शायद एक भी चीज तुम्हारे पास नहीं है। फिर मैं पैसे किस लिए दे दूं, इसका जवाब दे दो। शोभित, ऐसा है पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, मुझे जिद है। तो हमारे ताऊजी थोड़े पिघले और बोले, पिताजी शादी तो करनी ही है, जितना झंझट करेंगे रिश्तों में उतनी ही कड़वाहट बढ़ेगी। दे देते हैं ना, 5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं। इतना कहकर ताऊजी बैग से पैसे निकालने लगे। तब दादाजी ने हाथ दबाकर कहा, रुक,
इतने में सोबित झल्लाकर बोला, चलो मम्मी पैकिंग करो जल्दी, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही, और जयमाला वाली माला तोड़कर फेंक दी। चैन उतारने की कोशिश कर रहा था लेकिन उतर नहीं रही थी, तो जल्दी ही उसकी माँ ने मदद की और चैन भी उतार दी। उसके रिश्तेदारों ने भी कहा कि बेटा सही नहीं है, ये गलत बात है, तुम अपने पापा को भी नहीं बोलने दे रहे। इतने में उसकी माँ पूनम जी बोली, बोलने दो सोबित को, सही कह रहा है वह। शायद माँ की ही परवरिश ने पिता का सम्मान भुला दिया था। तब दादाजी ने बोला, बेटा ऐसे करने से क्या होगा, पैसे चाहिए ना, चलो दे देते हैं हम। सोबित, तुम लोग शादी तो करोगे पर ऐसे करने से बस अपना समय खराब कर रहे हो और मेरा दिमाग। अब तुम देखना, मैं तुम्हारी मोहिनी को ले जाकर उसका क्या हाल करता हूँ। इतने में मेरा खून खौल गया, मैं बहुत जोर से चिल्लाई, अरे जा, तू क्या हाल करेगा उनका, तुझे कोई मोहिनी देगा तब ना, पहले अपनी शक्ल देख, अभी दूल्हा बना हुआ था ना तू, अब जूते पड़ेंगे तुझ पे। आखिरी बार देख ले कैसा लग रहा है। और हाँ, तू क्या अभी पैकिंग की बोल रहा था, पैकिंग तो हम करते हैं, कोई शादी नहीं होगी यहाँ पर अभी। लगन टीके पर जो कुछ रख लिया है तुमने, फटाफट उसका हिसाब कर अभी के अभी, सुना। अब घर वालों को सब हाथ से छूटता हुआ नजर आया तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, कैसे जाएंगे घर। लोग तरह तरह के सवाल जवाब करेंगे तो क्या जवाब देंगे, और समाज, शायद यही सब उनके दिमाग को झकझोर रहा था। तो सब स्तब्ध थे, मुझे भी कुछ नहीं बोला क्योंकि शायद मेरी बात से सहमत थे। फिर मैंने जल्दी से दादाजी को खड़ा किया और कहा, दादाजी इस इंसान से अच्छा तो हम अपनी मोहिनी दीदी को जान से मार दें, कम से कम हमें सब्र तो रहेगा कि हाँ वो मर गई। ये तो रोज रोज मारेगा, रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही बार मर जाए, साथ ही हम भी ये होता हुआ नहीं देख पाएंगे। दादाजी ये लड़का मोहिनी दी क्या किसी लड़की के लायक नहीं है, ये तो अपने बाप को भी लानत भरी जिंदगी दे रहा है, तो मोहिनी दी को क्या देगा। दादाजी मत करो ये शादी। दादाजी हम दीदी को जानबूझकर जहन्नुम में तो नहीं धकेल सकते ना। तब दादाजी बोले, चलो सब यहाँ से, हमें इस लड़के के मुंह नहीं लगना, अपनी पैकिंग करो जल्दी। दादाजी ने सोबित से बोला, ओ लड़के, तू ही करता धरता है ना, अब फटाफट हमारा हिसाब कर, हमें घर पहुँचना है और अपने खाने के पैसे काट लेना, क्योंकि हम खाना फ्री का नहीं खाते। एक बात सुन, अपने रिश्तेदारों के खाने के भी काट लेना, क्योंकि तू तो है ही भिखारी, कहाँ से लाएगा। आज की पार्टी हमारी तरफ से दहेज के भिखारियों के नाम। इतने में मामा जी और हमारे रिश्तेदार मुझे डांटने लगे और बोले, तू पागल हो गई है क्या, दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा, क्या कर रही है, आखिर क्या चाहती है तू, क्या कहेगा सारा समाज, क्या मुंह दिखाएंगे घर परिवार वालों को, और कौन करेगा फिर तुम्हारे घर की लड़कियों से शादी। मैंने मामा जी एवं सभी रिश्तेदारों का सामना किया और सबको एक ही सवाल पूछा। अभी जब सोबित ने ये बोला कि देखना आप लोग, मैं घर ले जाकर मोहिनी का क्या हाल करता हूँ, तब आप लोग यहाँ थे, सब मेरी शक्ल देख रहे थे। बोले, जो भी हो अब शादी कर देनी चाहिए जैसी भी हो। मैंने बोला, अगर आप लोग ये चाहते हो कि हम आपकी बातों में आकर और समाज के डर से ये शादी कर दें तो आप लोग निराश हो जाइए, क्योंकि ये शादी तो अब नहीं हो सकती, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, पर ना तो ना बस। और माफ कीजिएगा मुझे, आप कौन से समाज की बात कर रहे हो, वह समाज जो हम लोगों को पैदा होने से पहले ही मार देता है, या वह समाज जिसमें दहेज की वजह से न जाने कितनी औरतों को फांसी या आग की बलि चढ़ा दिया जाता है, या वह समाज जो लड़कों की शादी में मिले हुए दहेज से हैसियत नापता है, या वह समाज जिसमें एक आदमी की 10 पत्नियां मर जाएं तब भी वह विदुर नहीं होता, शादी पर शादी करता जाता है, और एक औरत विधवा हो जाए तब आप जैसे लोग ही उसकी दूसरी शादी करने में अड़ंगा डालते हैं। जब हमारी दीदी को दहेज के लिए परेशान किया जाएगा या वह रोज रोज मरेगी, तब ना कोई उधर का समाज का होगा, ना ही इधर का, ना ही आप लोग आएंगे। फिर किस समाज की बात कर रहे हो आप लोग। तब तक हमारे दादाजी आ गए और उन्होंने मोर्चा संभाला। दादाजी, क्यों बच्ची से बहस कर रहे हो आप लोग, अरे किस समाज की बात करते हो आप, अभी मेरे जितनी ना आप में किसी की उम्र है और ना ही तुम लोग समाज के बारे में कुछ जानते हो। और रही बात समाज और परिवार या मेरी बच्चियों की शादी की, तो ये मेरा काम है, हम लोगों से ही ये समाज बनता है। जब तक हम खुद की सोच नहीं बदल सकते, या तुम लोग सब कुछ देखकर भी समाज का नाम लेकर सब अनदेखा कर देना चाहते हो, तो फिर किस समाज की बात करते हो तुम। हम यही तो है समाज, फिर समाज का सामना मैं करूँगा, अपनी बच्चियों को किसी कुएं में नहीं डालने वाला मैं, और जब मैं खुद सही हूँ तो मुझे किसी का डर नहीं। फिर सब लोग चुप हो गए और बोलने लगे, हाँ जी ये बात भी सही है, अब नहीं होनी चाहिए ये शादी। सब आपस में सलाह मशवरा करने लग गए
कि अब क्या करना है जिससे हमारे पैसे वापस मिले। अब उधर के पक्ष में उथल पुथल होने लगी। सब लोग धीरे धीरे प्लानिंग करने लगे। शोभित को पटाने लगे कि माफी मांग ले, वरना हमें तो लग रहा था ये लोग पैसे दे देंगे, पर ये तो अपनी लड़की को कुंवारी ही वापस ले जाने के लिए अड़ गए। हमने तो ये सोचा ही नहीं था। कुछ ही देर में शोभित के पक्ष से माफी की पहल होने लगी, जिसमें शोभित भी शामिल था। शोभित अपनी टूटी हुई माला जोड़कर अपने गले में पहनकर आगे चल दिया और उसके पीछे उसके परिवार वाले, रिश्तेदार सभी आए। शोभित दादाजी के पैर छूने लगा। पीछे वाले लोग उसकी तरफदारी करने लगे, बोल रहे थे कि बच्चा है, माफ कर दो, लगा पर ऐसा मत करो, शादी कर दीजिए। तब दादाजी बोले, लल्लू अभी तो ये माला तुमने तोड़कर फेंकी थी, अब ये कैसे जुड़ गई? और शोभित तुम कोई 6 महीने के बच्चे नहीं हो, जो गलती हो गई। अब यहाँ से जाओ और जल्दी से हमारा हिसाब करो, जिससे हम घर जाएं। मुझे घर जाकर अपनी बेटी की शादी करनी है। फिर दादाजी के दिमाग में कुछ आया और बोले, बेटा एक बार मोहिनी को पूछकर आओ, वह क्या चाहती है। मैंने जाकर दीदी को सारी बात शुरू से अच्छे से सुनाई और बोला कि दीदी अब आप अपना निष्कर्ष बताइए, आप क्या चाहती हो। दीदी ने तुरंत बोला कि मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि अब यहाँ किस वजह से टाइम खराब कर रहे हो, घर चलना है या नहीं? घुटन हो रही है मुझे यहाँ, चलो जल्दी। और उससे तो शादी क्या, मैं उसे थप्पड़ भी नहीं मारना चाहती, क्योंकि मेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। पर दादाजी बोले तो चप्पल जरूर मार सकती हूँ, लेकिन दादाजी इजाजत नहीं देंगे, तो बस अब घर चलो। मैंने जाकर दादाजी को बोला कि दीदी ने ये बोल दिया है। तब दादाजी ने साफ बोल दिया कि हमारा हिसाब करिए, अब जल्दी, अब हमें गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। फिर भी हम रात के 1 बजे से सुबह के 8 बजे तक यही नाटक देखते रहे, लेकिन कोई हमारे पैसे वापस करने का नाम नहीं ले रहा था। काफी परेशान हो चुके थे हम। चाचा जी ने मैरिज होम का मेन गेट बंद करके ताला लगा दिया, जिससे शोभित की तरफ के लोग भाग न जाएं। जब उधर से हिसाब वगैरह होता हुआ कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करनी पड़ती है, तो फिर चाचा जी, पापा जी, भाई और सब रिश्तेदार एक साथ भागे। पापा जी ने जाकर शोभित का कॉलर पकड़ लिया और बहुत तेज आवाज में बोले कि हमको पागल समझ रखा है क्या, जो रात से इंतजार कर रहे हैं? कर्ज नहीं लिया था हमने तुझसे जो पड़े हैं, जल्दी हिसाब कर, नहीं तो पुलिस को फोन करते हैं। पापा जी से हम सबने जैसे तैसे छुड़वाया तो चाचा जी ने पकड़ लिया। चाचा जी चिल्लाए, अरे लातों के भूत बातों से नहीं जाते, जल्दी से अपनी सारी चद्दर लाओ और इन चारों मेंबरों को बांध कर डाल लो बस की डिग्गी में। घर ले जाकर भैंसों का गोबर डलवाएंगे ना, तब बुद्धि ठीक ठिकाने आ जाएगी और पैसे भी वसूल हो जाएंगे। और इनके साथ ऐसा करने से लोगों को डर लगने लगेगा आगे के लिए। फिर तो बस तुरंत पैसे आ गए और हिसाब भी हो गया। दादाजी ने दावत के पैसे छोड़ दिए जैसा उन्होंने बोला था, हमारे खाने के और दहेज के भिखारियों के खाने के, उसी अनुसार हिसाब हुआ। कुछ लोगों ने बोला कि हम दहेज का केस करेंगे, लेकिन दादाजी ने बोला, क्या बात करते हो, क्या मिलेगा वहाँ? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बस और कुछ नहीं। मुझे घर जाकर बच्ची की शादी करनी है। फिर सारा सामान लेकर हमारी बस वहाँ से विदा हो ली। मोहिनी दीदी को मेरे साथ बैठाया गया और दादाजी ने बोल दिया कि मोहिनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दीदी पूरी रास्ता आराम से आंखें बंद कर सोती रही। मैं उन्हें बस देखती ही रही, पर मुझे ये अच्छे से पता है कि शायद अब वह सो रही थी। यह शादी की शुरुआत से अब तक का सफर उनकी आंखों में एक बुरे सपने की तरह घूम रहा था। ये तो वही जानती थी, ऐसे नींद ही कहाँ आती है। मैं दीदी को देख रही थी जो हाथों में हरी चूड़ियां पहने थी, मेहंदी कोहनी के ऊपर तक और पैरों पर लगी हुई थी, जिसका रंग काफी गहरा था। चेहरे पर रात का हल्का हल्का मेकअप भी रह गया था। मेरी राजकुमारी जैसी दीदी आज मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं बार बार आंखों में आंसू छुपाए जा रही थी, पर अपने आप को थोड़ा कठोर कर मैं दीदी से बात करना चाह रही थी। मैंने दीदी को उठाया तो दीदी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैं दीदी को समझाने लगी, दीदी आप कमजोर नहीं पड़ सकती। अगर आप कमजोर पड़ोगे तो घर वालों को क्या होगा दी। आपकी जिंदगी के बारे में सोचकर ही उन्होंने समाज, परिवार, दुनिया को परे रखकर इतना बड़ा फैसला लिया, और अब घर के सबकी नजरें आप पर ही रहेंगी। अगर आप कठोर हो जाओगी तो अपने घर वालों को किसी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कमजोर पड़ोगी तब तो सबको यही लगेगा ना कि कहीं हमने गलत फैसला तो नहीं लिया।
दीदी अगर आप सर उठाकर चलोगी तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अक्सर सर झुकाकर चलने वालों को लोग यूं ही दोषी करार दिया करते हैं, पर सर उठाकर चलने वाले के सामने लोग हिम्मत नहीं करते। दीदी ने भी बोल दिया मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि तेरी बात में दम है। अब हम घर पहुंच गए। बाहर सभी परिवार वाले लोग जमा मिले थे हमें। दीदी हम सबके साथ एक शेरनी की तरह चल रही थी, पर उन्हें देखकर अब मुझे थोड़ी खुशी हुई। घर पहुंचे तो परिवार की औरतें आने लगीं। दादाजी बोल गए थे कि कोई भी आए घर रोने की जरूरत नहीं है, काम थोड़ा नया है सबके लिए, तो हिम्मत से काम लेना और बोलने का मौका किसी को मत देना। औरतें आई तो वहीं से रोना शुरू कर दिया। हाय राम जी का है गयो, बड़ी बुरो भयो, हमें तो रोटी ना भाई रही, तुम्हारी छोरी कहाँ लखाई आई है, कर्म में ऐसो तो काऊ को ना भयो, कैसे मुंह दिखावेंगे समाज में। बहन जी हमें खुशी है। हमारी दादी जी ने तुरंत बहुत गुस्से में बोला, यहाँ कोई मर नहीं गया जो आप ऐसे रो रही हैं। उस लड़के ने समय रहते अपनी औकात बता दी, नहीं तो कर्म फूटते जब उससे शादी हो जाती। हम तो भगवान जी पर प्रसाद चढ़ाएंगे जो हमारी बच्ची उससे बच गई। दादी जी की बात सुनते ही सब औरतें एकदम शांत हो गईं और धीरे धीरे अपने घरों के लिए निकल लीं। उसके बाद दूसरा लड़का घर परिवार देखा, पर फिर सारे अरमान पूरे हुए। बहुत अच्छा लड़का और परिवार मिला। उन्हें उस शादी की सारी बात बताई तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपने काबिले तारीफ काम किया है, दिल खुश हो गया आप जैसे इंसान से मिलकर। दीदी को देखकर उन्होंने बोल दिया कि हमें बस मोहिनी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे बेटी नहीं है, 3 बेटे हैं, तो आप अपनी बेटी हमें दे दीजिए जो अब हमारी बेटी हो जाए। आपका बहुत आभार रहेगा हम पर। वैसे हमारी लंबी रिश्तेदारी में ही थे वो, और दिन के 7 मई को दीदी की धूमधाम से शादी हुई। बहुत अच्छा परिवार मिला जिससे दिल खुश हो गया। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।